गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना शाह। पिछले लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से कर सके। ठीक है। मैंने 8, 9, 10 तीनों के वीडियोस डाले हैं, लेकिन 8 के बहुत कम वीडियोस हैं। 9th में मैंने बहुत पढ़ाया और 10th का मैं बायोलॉजी केवल पढ़ा रही हूँ। उसके बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ 10th क्लास का 9th चैप्टर आनुवंशिकता। आज अभी मैं पढ़ाऊंगी पेज नंबर 157 आनुवंशिकता के बारे में। कुछ इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले क्लास में पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। ठीक है। अब आज मैं और आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है। पेज नंबर 157 में देखिए आनुवंशिकता। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। जैसे मैंने भी इसके पहले बतलाया था, माँ या पिता किसी की आंखें नीली है तो संतान की आंखें नीली होगी। किन्हीं की खूब बाल घुंघराला है तो उनके संतान का भी बाल घुंघराला होगा। माता पिता जनक में जो बहुत लंबे हैं तो उनके संतान भी लंबे होंगे। जिनके यहाँ छोटे छोटे मतलब जिस तरह के माता पिता का गुण रहेगा या बाहरी उनका शारीरिक बनावट जो होगा वो बच्चों में संतान में दिखने को मिलता है। और उनके वो तो बाहरी डिजाइन हो गया है ना। उनका आंतरिक जो लक्षण होता है स्वभाव वो भी माता पिता से बच्चों तक में दिख जाता है। अगले पीढ़ी में वो दिखता है, पता चलता है। तो आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश तक पहुंचते हैं। दूसरे वंश तक पहुंचते हैं यानी कि वंशागत होते हैं। अब वंशागत का लक्षण कौन कौन सा है, मैंने कितने तरह के लक्षण हो सकते हैं, कौन सा होता है, इसके बारे में वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है। हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, है ना। जो शिशु जन्म लेता है उनमें मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है ना। पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा दिखलाई नहीं पड़ता है तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखलाई देती है। अब जैसे देखिए अभी चित्र 9.2 में कान का जो कान बना हुआ है नीचे, जहां पर कान का यह बुद्धा होता है, यहाँ पर हम लोग कान को करवाते हैं पहनने के लिए, वो लटका हुआ है, वो इसको बोलते हैं ईयर लोब, कर्णपाली, है ना। इसको बोलते हैं ईयर लोब। तो यहाँ ईयर लोब क्या है, अलग है, ये कान से अलग है ना। और यहाँ पर क्या है, ईयर लोब ये सटा हुआ है, देखिए, है ना विभिन्नता। इसमें सटा हुआ है, इसमें अलग है। और यहाँ पर ईयर लोब बिल्कुल अलग है और यहाँ पर बिल्कुल सटा हुआ है। तो कर्णपाली ईयर लोब स्वतंत्र हो तथा जुड़ी हो। जुड़े कर्णपाली वाले छात्रों को कर्णपाली वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके जनक से मिलाकर देखिए। इस प्रेक्षण के आधार पर कर्णपाली के वंशागति के संभावित नियम का सुझाव दीजिए। तो ये तो एक्टिविटीज है और आप लोग कि इस तरह का है तो माता पिता का कैसा होगा ये देखने के लिए या पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर है स्वतंत्र, ए में स्वतंत्र और बी में जुड़े कर्णपाली। कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं। या कुछ लोगों में सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा रहता है, परंतु कुछ में नहीं।
तो स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए गए परिवर्तन है ना, मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन। अब लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। ग्रेगर जॉन मेंडल जो साइंटिस्ट है, उनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, माता एवं पिता यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतान में या संतति में, शिशु में यानी कि अगला जनरेशन में स्थानांतरित करते हैं, नई पीढ़ी में। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, वो मेंडल बॉक्स में देखिए ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग 1 शताब्दी से भी पहले किए थे, है ना। तो हम इनका देख लेते हैं। मटर के पौधों पर ये इन्होंने रिसर्च किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई थी। वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना यूनिवर्सिटी गए और अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में फेल होने के कारण या सफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपने मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किए। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी यानी कि अनेक विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण, गोल झुर्रीदार बीज। कुछ उन्होंने बीज लिया गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे तथा बौने पौधे। सफेद एवं बैगनी फूल। उसमें विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधा को लिया, जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की कि कितना प्रतिशत लंबा पौधा हुआ या कितना प्रतिशत बौना पौधा हुआ। ठीक है, तो वो क्यों लिए मटर का पौधा आसानी से मिल जाता है। मटर के पौधों में इनको लंबा पौधा, बौना पौधा वो मिल गया, कुछ गोल और झुर्रीदार बीज, कुछ सफेद और बैंगनी, ताकि स्पष्ट रूप से दूसरे पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में दिखने को मिले, है ना। गोल, झुर्रीदार, लंबा, नाटा, सफेद और बैंगनी। तो किस जनरेशन में कौन फूल किस कलर का और कितना परसेंटेज में होगा, वो उन्होंने इसमें बतलाया है। तो सबसे पहले प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। जब इन्होंने मटर के पौधे का क्रॉस कराया लंबा पौधा और नाटा पौधा का, लंबा पौधा और बौना पौधा का क्रॉस कराया, तो लंबा जो पौधा है उसका नाम दिया गया टी, कैपिटल टी। क्या दिया गया?
कैपिटल टी। तो टी और टी ये हो गया लंबा पौधा, और छोटा पौधा का नाम दिया गया स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, जो कैपिटल टी है वो टॉल है और जो स्मॉल टी है वो शॉर्ट है। तो जब पहली पीढ़ी में जब इनका परागण किया गया, क्रॉस किया गया, तो सभी पौधे लंबे हुए। ठीक है, सभी पौधे लंबे हुए। देखिए टी, टी और टी, 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 सारे टी और टी हुए फर्स्ट जनरेशन में, है ना। F1 में सारे लंबे पौधे हुए। अब है इन्होंने F1 इंटू F1, अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ये टी टी, है ना, ये टी टी और F1 F1, टी टी, लंबे पौधे टी टी हुए और लंबा पौधा भी टी टी हुए। अब इन दोनों में क्रॉस किया गया, है ना, सभी पौधे लंबे हुए, तो ये टी और टी, फिर टी और टी, इनमें क्रॉस कराया गया। तब देखिए कि पौधों का कैसा होता है। तो प्रथम संस्थित पीढ़ी में तो पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। ये वाला सभी पौधे लंबे थे, 1 2 3 4, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जानकी लक्षणी दिखलाई देता है, पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखलाई देता है, उनका लंबा होना, है ना, पौधों का लंबा होना। तो उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे एवं पैतृक लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे। F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक यानी कि लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे, है ना। देखिए लंबे पौधा पूर्ण रूप से समान थे, 4 पौधा समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण द्वारा उगाया। F1 पीढ़ी का पौधे क्या हो गया, टी और टी, बड़ा टी और स्मॉल टी, तो ये हो गया लंबे पौधों का। जब दोनों शॉर्ट टी रहेगा तब हो जाएगा नाटा पौधा। तो F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे। दूसरी पीढ़ी के F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने पौधे थे। तो किस तरह का था, F1 पीढ़ी के मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों F1 पीढ़ी में पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे। ये देखिए, ये F1 पीढ़ी जो है, ये टी और टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये दोनों में जब परागण किया गया, स्वपरागण द्वारा उगाया गया, तो देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब दोनों में क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये दोनों से मिला कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा हुआ, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर ये भी लंबा हुआ, उसके बाद स्मॉल टी, ये नाटा हुआ, बौना पौधा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरी पीढ़ी में क्या देख रहे हैं,
F2 पीढ़ी में के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने पौधे थे। ये 4 में से 1/4 क्या था? बौना पौधा। तो 1/4 संतति बौने पौधे थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों की वंशानुगति हुई। दोनों विशेषकों की वंशानुगति हुई, लक्षणों की, है ना, दोनों लक्षणों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। इसका मतलब क्या हुआ? ये लंबाई जो हो गया वह प्रभावी हो गया, केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया, है ना। देखिए इसे सारे पौधे लंबे हैं, यहाँ भी 3 हिस्सा पौधा लंबा। तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृतियां की स्वरूप वंशानुगति होती है। ठीक है, यहाँ पर लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृतियां के स्वरूप 2 प्रतिकृतियां वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है, उनके पेरेंट्स पर, उनके माता पिता पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया एक पैटर्न 9.3 में दर्शाया गया है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया एक पैटर्न और है 9.3 में, जो हम लोग अभी यहाँ पर देखें। यहाँ पर सभी पौधे लंबे 1 2 3 4 सब लंबे पौधे। देखिए टी टी, फिर टी और टी, फिर टी और टी, टी और टी। तो इस तरह से होने से क्या हो जाता है कि चारों कैपिटल टी है, यानी कि पौधे लंबे हैं। और जब इनको फिर क्रॉस कराया गया सेकेंड जनरेशन के लिए F1 को, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें जो तैयार हुआ वो है 3 हिस्सा लंबा पौधा। उनके लक्षणों में लंबाई का लक्षण डोमिनेंट हुआ, प्रभावी हुआ, और एक हिस्सा छोटा पौधा जो कि अप्रभावी लक्षण दिखलाया। तो 2 पीढ़ियों तक लक्षणों की वंशानुगति यहाँ दिखलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि टी 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 तथा टी टी का संयोजन 1 to 1, जैसे कि टी टी एक हो गया 1 अनुपात 1 और 2, 1:2:1 हुआ ना। तो ये प्रयोग हम इसको देखने से हम लोग को क्या होता है, यह सुनिश्चित होता है कि F2 यानी कि सेकेंड जनरेशन F2 पीढ़ी में वास्तव में 1:1 अनुपात में प्राप्त होता है। 1:1 और 2, 2:1। ठीक है, इसको देख के आप समझिए 1 और ये 2 है ना। देखिए टी 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 टी, तो 1:2:1। इस व्याख्या में टीटी एवं टीटी दोनों ही लंबे पौधे हैं, है ना। तो मैंने कई बार बतलाया कि जहां पर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी तो लंबा है, सो है ही। यहाँ पर भी जो कैपिटल टी है वो सारे लंबे हैं। जहां भी कैपिटल टी है वे लंबे हैं, और जहाँ पे स्मॉल है वे छोटे पौधे, बौने पौधे। तो टी 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 से टॉल होता है, इसलिए कैपिटल टी से ही आसान होने के लिए मेंडल ने इसको ऐसा प्रयोग किया और इस तरह का लेटर रखा जिससे कि आसानी होगी, है ना। टॉल है तो
टी से आसान होगा पढ़ने में, समझने में। तो टीटी और टीटी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि टीटी बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में टी टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है ना। एक टी जो है, कैपिटल टी ही पौधे को लंबा करने के लिए या करने के लिए पर्याप्त है। और जबकि छोटा टी, स्मॉल टी, बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां टी ही होनी चाहिए, तभी वो बौनापन होगा, तभी वो पौधा छोटा होगा। और इधर लंबाई के लिए एक टी ही काफी है, लेकिन बौनापन के लिए दोनों प्रतियां स्मॉल टी होनी चाहिए। तो टी जैसे लक्षण ये क्या कहलाएगा? ये प्रभावी। अभी मैंने बतलाया था कि ये लंबाई जो है वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि स्मॉल टी की तरह व्यवहार करते हैं तो ये अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण जो लक्षणों में से सेकेंड जनरेशन में हमने देखा कि 3 हिस्सा लंबे पौधे हुए और 1 हिस्सा बौने पौधे हुए, तो वो लंबे पौधे जो हुए वे कहलाए प्रभावी लक्षण, है ना। और अप्रभावी छोटा पौधा, बौना पौधा, डबल टी, ये कहलाए अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है? अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। तो कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी? ठीक है, कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा अप्रभावी है, 9.4 में देखते। ये हो गया 9.4, बैगनी और सफेद। इसमें निषेचन हुआ। हाँ, ये दोनों फूल में यहाँ पर क्या हुआ? बैगनी कलर। ठीक है, फिर स्वनिषेचन हुआ तो क्या हो गया? 3 बैगनी और 1 सफेद। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये प्रभावी लक्षण हुआ। तो 9.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा अप्रभावी है? यहाँ पर ये पता चल रहा है कि हमारा प्रभावी लक्षण है बैगनी और अप्रभावी सफेद। तो क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? तो गोल बीज वाले लंबे पौधे तथा यदि झुर्रीदार बीजों वाले पौधे झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधों से संकरण कराया गया। अब क्या किया मेंडल? बीज को लिए, है ना। अब उन्होंने गोल बीज वाले गोल बीज वाले लंबे पौधा और झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे को संकरण करवाया। तो प्राप्त संतति कैसी होगी? F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले हुए। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि सभी पौधे गोल एवं लंबे पौधे हुए। जैसे देखिए, ये गोल और हरा हो गया और झुर्रीदार और पीला। ठीक है, जब इसमें क्रॉस कराया गया तो आर आर हो गया राउंड, वाई वाई। ठीक है, ये आर आर और वाई वाई। तो जब इसे क्रॉस किया गया तो इसका आर आर, इसका आर वाई, गोल हरे बीज आर वाई, और इधर आर और एक वाई। फिर ये आर तो राउंड हो गया, ये आर और ये वाई। और फिर इधर ये स्मॉल आर और ये वाई। तो स्मॉल आर जो है वह हो गया
झुर्रीदार बीज। ठीक है, उसके बाद दोनों को जब गैमिट जब बना, युग्मनज जब तैयार हुआ तो क्या बन गया? आर स्मॉल आर और वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हुआ F1 जनरेशन का, F1 फर्स्ट पीढ़ी का। आर और स्मॉल आर, वाई और स्मॉल वाई। हाँ, गोल और पीले बीज। क्या हो गया? गोल और पीले बीज हुए। ठीक है, अब गोल पीले बीज आर आर वाई वाई, फिर आर आर वाई वाई। अब ये दोनों को क्रॉस कराया गया, ये दोनों को क्रॉस कराया गया। तो आज आज यहां तक रहने देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसे पूरा समझाऊंगी। नेक्स्ट जनरेशन F2 पीढ़ी के बारे में। ठीक है, F1 तो हो गया, और F1 जब क्रॉस करता है तब इसके बारे में आर आर कैसे गुणा होता है वो मैं बतलाऊंगी। जैसे आर वाई आर वाई आर वाई आर आर वाई वाई। ठीक है, आर वाई आर वाई आर आर वाई वाई। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। और तब तक के लिए मैंने जो पढ़ाया है यहाँ तक, जुरीदार भी जो यहाँ तक है ना, आप लोग रीडिंग लगाइएगा और पढ़िएगा, और जहाँ पे समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह समझाऊंगी कि F2 जनरेशन में गोल और जुरीदार के बीच का प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। ठीक है, उसके बाद ठीक है, फिर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को भी दबाइएगा। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग पास नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।